हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 में जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं HTML, लिस्ट टेबल एंड इमेजेस, फ्रेम्स एंड फॉर्म्स, CSS, DTD, XML स्कीमास, ऑब्जेक्ट मॉडल्स, मॉडल प्रेजेंटिंग एंड यूजिंग XML, यूजिंग XML प्रोसेसर, DOM एंड SAX, डायनेमिक HTML। ये सारे टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 में है। जो मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स कवर किए वो है HTML, लिस्ट टेबल्स, इमेजेस, फ्रेम्स इन फॉर्म, CSS एंड डायनामिक HTML। बेसिकली ये मैंने दो पार्ट में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 में डिवाइड कर दिया है। लेक्चर 1 में जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताया वो पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम XML और DTD से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पिछले 3 साल से जो भी AK2 में पूछे जा चुके क्वेश्चन है वो मैंने कवर किए। जैसे कि फ्रेम्स एंड फॉर्म से AK2 20-21 और 22-23 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CSS से AK2 21-22 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और DTD एंड XML स्कीमा से पिछले 3 साल मतलब पिछले 22-23 और 21-22 में पूछे जा चुके 10 नंबर के क्वेश्चन है, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ HTML की। HTML की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री है क्या। HTML was created by Tim Berners-Lee in late 1991। HTML किसने क्रिएटेड की, Tim Berners-Lee में, कब, in 1991, बट वॉज नॉट ऑफिशियली रिलीज। उस टाइम वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई थी। इट वॉज पब्लिश इन 1995 एज HTML 2.0। वो पब्लिश हुई कब, 1995 में। कैसे, किस नाम से, HTML 2.0। एंड HTML 4.01 वॉज पब्लिश इन 1999। पहले 1995 में HTML 2.0 रिलीज हुई, पब्लिश हुई। देन 4.01 कब पब्लिश हुई, 1999, एंड वॉज अ मेजर वर्जन ऑफ HTML। जो हमारा 4.01 जो 1999 में पब्लिश हुआ था वो क्या था, एक मेजर वर्जन था हमारा HTML का। HTML, अब HTML है क्या। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। ये क्या है, एक हमारी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारी यूज होती है कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए। जैसे कि जो भी आप वेब पेज क्रिएट कर, जो भी, जैसे आप वेब पेजेस, आपने बहुत सारे वेब पेजेस देखे होंगे, तो जो भी उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वो हमारी किस चीज़ को यूज़ करके होता है, HTML को यूज़ करके हम उसका स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली ये किस पे वर्क करती है, HTML स्ट्रक्चर पे डिज़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारी यूज़ होती है HTML। HTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या, हमारे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो हाइपरटेक्स्ट का और एक मार्कअप लैंग्वेज का। अब हाइपरटेक्स्ट क्या है, हाइपरटेक्स्ट डिफाइन द लिंक बिटवीन वेब पेजेस। जो हमारे वेब पेजेस उनके बीच में जो भी लिंक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट। एंड मार्कअप लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये हमारे यूज होती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए विद इन अ टेक्स्ट। जो हम काफ़ी सारे टेक्स्ट को यूज करते हैं HTML में, वो टेक्स्ट को। एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, वही कि वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML बहुत सारे टेक्स्ट, प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं जिनको हम यूज कर अपने वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। अब फीचर्स क्या है, फीचर ऑफ HTML, इट इज ईजी टू लर्न एंड यूज। ये क्या है, हमारे ईजी टू लर्न और यूज है। इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए कि हाँ ये इस प्लेटफॉर्म पे ही हम इसको रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसे हम सारे भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती। इमेजेस, वीडियोज एंड ऑडियोज कैन बी एडेड टू अ वेब पेजेस। हम HTML की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज को ऐड कर सकते हैं किसने, अपने वेब पेजेस में। अब हमारी लिस्ट क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, HTML लिस्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आप लिस्ट, जो नॉर्मल लिस्ट होती है वही HTML में लिस्ट होती है। जैसे हम कोई भी लिस्ट बनाते हो, क्या होती है, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ हमें, जैसे आप मार्केट जाएंगे तो मार्केट से मुझे ये चीज़ें लानी है, तो आप क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। उसी तरीके से सेम HTML में भी लिस्ट कुछ इसी टाइप से होती है। एन HTML लिस्ट इज अ रिकॉर्ड होती है ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, इससे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड होता है उसको हम लिस्ट बोलते हैं। जो किस चीज़ के लिए यूज है, यूज टू डिस्प्ले द डेटा और इन्फॉर्मेशन। जो हमारी यूज होती है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को किस पे, वेब पेजेस पे, इन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड फॉर्म। क्या होता है HTML में, लिस्ट क्या होती है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक रिकॉर्ड होता है जो हम डिस्प्ले करते हैं किस में, वेब पेजेस में। और ये दो टाइप की होती है, या तो ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिसका सीक्वेंस भी बिगड़ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट शॉर्टेड विद यूएल, जो हमारे ये टैग्स होते हैं, टैग्स हमारे जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे टैग्स होते हैं कुछ। एक हमारे जब हम टैग्स के बारे में बात करते हैं तो टैग भी हमारे क्या होते हैं, ओपनिंग टैग होता है, और एक क्या होता है उसको क्लोजिंग टैग। जब आप ओपन टैग मतलब कोई भी टैग यूज करेंगे तो आपको एक ओपन टैग मिलेगा और एक क्या मिलेगा, क्लोजिंग टैग मिलेगा। जैसे कि यहाँ हम यूज कर रहे हैं यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल ये हमारा क्या है, ओपनिंग टैग, और ये हमारा क्या है उसका क्लोजिंग टैग। तो ये होते हैं हमारे कुछ टैग्स जो हम यूज करते हैं किसमें, अपने वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या है, यूएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें हम यूएल का यूएल टैग का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। एलआई क्या है, मतलब लिस्ट के आइटम्स जो भी है, एलआई मतलब लिस्ट के आइटम्स। अब जैसे एलआई है तो एलआई क्या है, एलआई का हमारा ओपनिंग टैग भी होगा और एलआई का क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। ये होता है हमारे टैग्स के बारे में कि हमारा जो भी हम टैग यूज करते हैं उसमें दो चीजें आती हैं, एक हमारा ओपनिंग टैग होता है, एक हमारा क्लोजिंग टैग होता है। उसके बीच में जो हम लिखेंगे वो हमारा डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है। तो जो भी हमारे जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम यूज करते हैं यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट विच ईट आइटम स्टार्ट विद एलआई टैग्स। एलआई टैग्स मतलब लिस्ट के आइटम्स को, लिस्ट के आइटम्स। तो पहले हमें क्या बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, यूएल। देखिए कि किस तरीके से मैंने किया ये एग्जाम्पल। जैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के एग्जाम्पल देखते हैं तो मैंने क्या लिया, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट आप कर रहे हैं तो जहाँ ओपनिंग टैग आ गया वहीं हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग टैग आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अब लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, आइटम्स को ऐड करने हैं। आइटम्स को ऐड करने के लिए आपको पता है एलआई टैग होता है, एलआई, ठीक है। एलआई जैसे कि ओपनिंग टैग है तो इसके साथ क्या आएगा, क्लोजिंग टैग भी आएगा। एलआई मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स की, इसमें अब ये हमारी क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। लेकिन अब इसमें कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन इंसर्ट नहीं है। अब जैसे मैंने इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉफ़ी, टी, ठीक है। अब जैसे ये हमने क्या बना दी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, कॉफ़ी एंड टी। तो ये क्या है, ये कोई भी ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर रहा है कि ये वर्ड फर्स्ट है, ये सेकंड है, कुछ नहीं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। याद अब क्या बनाना है हमें, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूएल टैग का यूज करना है। यूएल टैग में हमारे जो ओपन टैग होगा तो उसका क्लोजिंग टैग होगा ही होगा। और एलआई हमारा लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ओपनिंग टैग आ गया तो उस क्लोजिंग टैग तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या बन गई, एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम्स को हमें ऐड करना है। तो जब ओपनिंग टैग आया तो हमारा क्लोजिंग टैग भी आएगा, ओपनिंग टैग आया तो हमारा क्लोजिंग टैग भी आएगा। अब हमें क्या करना, वही ये कि स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो सेम डेटा को इंसर्ट करते हैं, कॉफ़ी एंड टी। तो ये हमने डेटा को इंसर्ट किया। अब ये क्या, हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा कि फर्स्ट पे हमारा क्या है, कॉफ़ी, एंड सेकंड पे क्या है हमारा टी। तो ये क्या, हमारा एक ऑर्डर को डिफाइन करना है कि फर्स्ट पे हमारा टी है एंड फर्स्ट पे हमारा कॉफ़ी है, सेकंड पे हमारा टी है। यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो ये क्या होगी, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये क्या होगी, हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके लिए हम टैग का यूज करते हैं। टैग हमारे क्या होंगे, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, और एलआई मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स कि हम कौन कौन से आइटम्स से कौन कौन से डेटा को उस लिस्ट में हम चाहते हैं। तो देखिए ये मैंने सेम एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिए, वही मैंने इसमें यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑर्डर लिस्ट के बारे में पहुंचते हैं। तो एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद ओएल टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद एलआई टैग्स, वही है। तो ये आई होप आपको लिस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब टैग्स इन एचटीएमएल। अब टैग्स होते क्या हैं, एचटीएमएल टैग्स आर लिंक कीवर्ड्स। से क्या होते हैं, कुछ हमारे लाइक कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये क्या है, एचटीएमएल में जो टैग्स हैं वो हम किसकी तरह मानते हैं कि कोई कीवर्ड्स है। विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट। वो ये डिफाइन करते हैं, जो हमारे टैग्स होते हैं वो हमारे ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउजर है वो किस तरीके से उसमें फॉर्मेटिंग होगी। जब कोई भी डेटा है वो किस तरीके से उस पर डिस्प्ले होगा, कोई भी कंटेंट है वो किस तरीके से उस पर डिस्प्ले होगा, ठीक है, या उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा,
ठीक है। जैसे कि फॉर्मेट के बारे में हम अभी हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही एग्जांपल लिया, तो उसका ही ले लें। तो जो हमने यूएल और ओएल वो जो यूज़ किया वो क्या है, वो टैग्स ही तो हैं। तो वो टैग ही डिफाइन करे उसका फॉर्मेट कि वो किस तरीके से आएगा, ऑर्डर्डली आएगा या अनऑर्डर्डली आएगा। तो हमें किससे पता चले, उसके टैग से। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हमारे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हमारा पहला टैग होता है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो हमारा होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से कहाँ तक होते हैं, वो H6 तक होते हैं। तो हेडिंग टैग, जैसे हम पहले टैग के बारे में करें तो हमारे क्या होता है, हेडिंग टैग H1। वही मैंने आपको बताया, अगर ये ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी हो गई H1। इसी तरीके से H1 H2। तो अब हम इसमें कंटेंट कहाँ, कोई भी डेटा या कुछ भी होगा कहाँ लिखेंगे, हाँ जैसे टी। तो आप इसका जब आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे तो वो आपको क्या लिखा होगा, टी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम जैसे H2 को में टी लिखेंगे, जैसे ओपनिंग टैग उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, क्लोजिंग टैग आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा इस H1 H2 कहाँ तक होते हैं, H6 तक होते हैं। H6 में आप टी लिखेंगे तो वो H6 आउटपुट। अब क्या है, अब इतना अगर हमारा H1 से ही काम हो जाता तो हमें H6 तक पहुंचने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे टैग में जो भी हम लिख रहे हैं वो हमें हेडिंग टैग में दिख रहा है कि हाँ ये होता है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी H6 तक पहुंचने की। तो इसमें क्या H1 से H6 तक जो भी हमारे डिफरेंस क्या होता है, H1 H2 H3 H4 में इनके फ़ॉन्ट साइज़ का। बेसिकली जो हमारा सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो हमारा H1 का, उससे छोटा H2 का, H3 का। इसी तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता हुआ जाता है, तो H6 तक के जाता है। हमारे H7 टैग नहीं होते, H1 से H6 तक ही सिर्फ हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टैग है BR टैग। BR टैग हमारा जो यूज़ होता है, BR का मतलब है हमारा ब्रेक लाइन। अब आपको समझ आ गया होगा, ब्रेक लाइन मतलब कोई भी लाइन को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि हम कोई भी हमारी लाइन लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए। पहले इससे पहले मैं आपको पी टैग बताती हूँ। पी टैग हमारा होता है पैराग्राफ के लिए, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। BR में कुछ ऐसा नहीं होता कि ये ओपनिंग टैग है कि इसका क्लोजिंग टैग भी नहीं, हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं कहीं पे भी नेक्स्ट लाइन पे पहुंचने के लिए, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। जो हमारा पी टैग होता है, पी टैग किस लिए होता है, हमारे पैराग्राफ के लिए होता है कि कोई भी हमें पैराग्राफ को वेब पेज पे हमें डिस्प्ले करना है तो हम पी टैग का यूज़ करते हैं। पी टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि हम पी टैग में हम कुछ भी लिख देते हैं कि HTML टेबल क्या होती हैं, इज़ अ टेबल इन HTML कंसिस्ट, जैसे कुछ भी पैराग्राफ में ये लिख रही हूँ, टेबल सेल, कुछ भी आप लिख लें, टेबल सेल। तो ये क्या, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अगर हम यहाँ BR टैग यूज़ कर दे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, HTML टेबल, और जहाँ BR टैग हमने यूज़ किया है वो हमारे क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन से आएगा, अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल, कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारा ये जो हमारा क्या हुआ, BR टैग हमारे किस चीज़ के लिए हुआ, जो हम लाइन को पैराग्राफ में चल रहे हैं उस लाइन को ब्रेक करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, BR टैग। BR टैग का देखो, देखिए इस तरीके से इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, हाँ, हेडिंग टैग समझ आ गया हमें। BR टैग आ गया। IMG टैग होता है इमेज को, कोई भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में, कोई भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, IMG टैग। LI टैग का यूज़ करते हैं हम लिस्ट के लिए। LI मतलब वही लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हम पढ़ चुके हैं। P मैंने आपको बताया ये पैराग्राफ के लिए होता है। टेबल जो होता है, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्म। कोई भी डेटा हमें टेबुलर फॉर्म में उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, तो वो क्या होता है हमारा टेबल। उस कौन सा टैग यूज़ करते हैं, उसको हम टेबल। वीडियो, इट इज़ यूज टू एम्बेडेड अ वीडियो। कोई भी हमें वीडियो का एम्बेडेड करना है हमें वेब पेजेस में, तो वो कौन सा टैग किससे करते हैं हम, वीडियो टैग से। आई टैग जो है जो हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, इटैलिक बनाता है। ए टैग जो होता है हमारा एंकर टैग होता है, जो हमारा हाइपर लिंक्स को एड ऑन करने के लिए यूज़ होता है। बी जो होता है वो बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ये नहीं है कि मैंने ये 10 टैग बताए तो बस यही है, बहुत सारे टैग हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने जो मेन टैग्स है वो मैंने आपको बता दिए कि टैग्स के क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, और इन सब के मीनिंग जो हमारे बहुत मेनली और मेजरली यूज़ होते हैं किसी भी वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर जितने भी सारे टैग्स, आप सभी टैग्स आपको पता होने चाहिए, सभी टैग आपके यूज़ होते नहीं। कुछ स्पेसिफिक टैग्स होते हैं जैसे BR, IMG टैग, टेबल टैग,
हेडिंग टैग, तो ये स्पेसिफिक टैग्स होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML टेबल। अब HTML टेबल है क्या? अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स। इसमें क्या होते हैं? टेबल सेल्स होती हैं जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब बेसिकली अब आप खुद देखिए कि हमारी जो टेबल होती है, टेबल आपकी नॉर्मली क्या होती है? तो टेबल हमारी क्या होती है? जिसके अंदर रो भी हो और कॉलम भी हो, उसका कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमें कोई भी टेबुलर फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करना हो तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? HTML टेबल का। अब इसमें भी जैसे कि HTML टेबल का आ गया तो उसमें भी क्या होंगे? कुछ टैग्स होंगे जो हम यूज़ करेंगे डेटा को इंसर्ट करने के लिए, रो कॉलम, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा है। तो अब हम जैसे जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि टेबल जो होता है, हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं हमारे टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो हमने क्या करा? टेबल टैग का यूज़ किया। अगर ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी होगा, वही टेबल ओपनिंग टैग तो क्लोजिंग टैग। तो ये क्या हुआ? इट इज़ यूज टू प्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये क्या टेबल टैग हमें क्या आता है कि जो भी हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे वो किसकी फॉर्म में करेंगे? टेबल की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। TR का मतलब है स्टैंड फॉर टेबल रोज, कि हम किसकी बात कर रहे हैं? टेबल के रोज की, कि हम रोज पे काम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके की टेबल बनेगी, क्या क्या इसमें होगा। तो क्या है? टेबल की रोज, ठीक है। अब रोज इसमें कितनी होंगी हमारी? TH मतलब डिफाइन अ हेडर सेल इन अ टेबल, की जो हमारा हेड होता है, जो हमारा टेबल, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारी टेबल होती है, ठीक है। मान लेते हैं हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि हमारी जो जो इसमें डेटा उस तरीके से, ये हमारी टेबल है। तो TH क्या है? हमारा टेबल का हेड। तो हेड में क्या है? 1 2 3, तो इसका मतलब हमारे हेड कितने होंगे? 1 2 3, ठीक है। टेबल टैग हुआ हमारे टेबल को क्रिएट करने के लिए। अब हमारे TR मतलब टेबल की रो पे काम कर रहे हैं, तो रो पे काम करने के लिए हमारे TH को यूज़ किया, मतलब टेबल के हेड पे पहला क्या है? कंपनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कंपनी। नेक्स्ट में क्या है? कॉन्टैक्ट, तो सेकंड में आ जाएगा कॉन्टैक्ट। थर्ड में क्या है? कंट्री, तो थर्ड में आ जाएगा कंट्री। सिंपल, हमें फर्स्ट लाइन से ही पता चल गया कि हमारा कुछ इस तरीके से डेटा है, ठीक है। अभी ओपनिंग टैग है तो इनके क्लोजिंग टैग भी होंगे। हमने क्या बताया? TR मतलब टेबल की रो नंबर 1 में क्या है? TH है, जो डिफाइन कर रहा है टेबल का हेड, कि हेड में उसके क्या कर रहा है? कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। अब नेक्स्ट में क्या बताया? TR मतलब टेबल की सेकेंड रो पे हम बात कर रहे हैं। सेकेंड रो में क्या बात करें? TD मतलब टेबल का डेटा, कि अब हम इसमें टेबल के डेटा में क्या इंसर्ट करने वाले हैं। तो XYZ और जर्मनी। अब इसमें क्या बताया? फर्स्ट रो की हम बात कर चुके हैं यहाँ। अब हम किससे पहुंचे? सेकेंड रो पे पहुंचे। तो सेकेंड रो पे ये हमसे क्या कह रहा है कि हमने डेटा इंसर्ट किया है। TD मतलब टेबल ऑफ डेटा, क्या है? XYZ एंड क्या है? जर्मनी, ठीक है। ये हमारा सेकंड इसका मीनिंग है कि हमने क्या बताया? एक दूसरी रो बनाई जिसमें हमने डेटा इंसर्ट किया XYZ और जर्मनी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रो, अब हमने किस में बात करी? थर्ड रो में बात करी। TR हमने थर्ड रो बनाई। TR से हमारी क्या बन गई? जो हम TR का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी एक रो बन गई। अब इसमें TD मतलब टेबल का डेटा। अब नेक्स्ट हमारी एक रो बन गई, हाँ बन गई, क्रिएट हो गई। अब इसमें क्या है? TD मतलब टेबल का डेटा क्या है? XYZ और USA। तो ये क्या हो गई? हमारी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। हमारा सिंपल एग्जाम्पल था टेबल का, वो मैंने जो भी इसमें टेक्स्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या कि TR का मतलब है कि हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हुई, ठीक है। फर्स्ट रो क्रिएट कर दी हमने। फिर इसमें हमने TH का यूज़ किया। TH मतलब टेबल के हेडर में हम क्या इंसर्ट करने वाले। उन्होंने बोला पहले कंपनी, फिर हमने कंपनी लिख दिया। कॉन्टैक्ट, कंट्री, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में हमारा क्या हुआ कि TR मतलब सेकंड रो को आप बनाइए। TR टैग से हमारी क्या होगी? सेकंड रो क्रिएट हो गया। अब इसमें सेकंड रो में क्या बोलते हैं कि TD मतलब टेबल का डेटा इंसर्ट कीजिए। अब टेबल का डेटा XYZ और जर्मनी, ठीक है। जो भी डेटा था हमने इंसर्ट कर दिया। फिर हम थर्ड पे जाते हैं कि थर्ड रो को क्रिएट करते हैं। फिर हम क्या बताते हैं? TD मतलब टेबल का डेटा को इंसर्ट करते हैं। फिर हम डेटा पे गए तो इसमें जो भी डेटा था वो हमने इंसर्ट कर दिया। फिर हमारी क्या है? टेबल फॉर्मेट। अब आप देखिए हमारी टेबल क्रिएट हुई नहीं हुई? टेबल हमारी क्रिएट हो गई। तो HTML टेबल के बारे में यही है कि हमारी टेबल में कौन कौन से टैग यूज होते हैं। TD, TR, TH वो मैंने लिख दिया। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, TR स्टैंड फॉर टेबल रोज, TH स्टैंड फॉर डिफाइन अ हेडर सेल इन अ टेबल,
ये मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया और उसका आउटपुट भी मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा। जो हमारे फ्रेम्स है वो मैंने आगे डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया, तो हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल। अब हम आते हैं फॉर्म्स वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे आप नॉर्मली आपको फिजिकली जो फॉर्म मिलता है वही हम HTML में बनाते हैं फॉर्म्स। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। ये हमारे फॉर्म का बेसिकली क्या मतलब उसका हम क्यों यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं कि यूज़र का जो भी हमारा इनपुट है उसको कलेक्ट करने के लिए। द यूज़र इनपुट इज़ मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फ्रॉम फॉर प्रोसेसिंग, कि हम जो भी अपने सर्वर को भेज सकें, जो भी हमें उसमें प्रोसेसिंग कराना है यूज़र के इनपुट में। ठीक है, तो आप जैसे नॉर्मली आप फॉर्म कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। तो वो किस लिए होता है? कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, कि आपका नेम क्या है, आपकी कितनी परसेंटाइल आए हैं, आप कहाँ से आते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, जो भी है सबसे रिलेटेड आपकी क्या लेते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं। तो इसी तरीके से हम HTML में फॉर्म सिंपल वही होता है जो आपके रियल में फॉर्म का मीनिंग होता है, वही हमारा HTML में फॉर्म होता है। अब फॉर्म जो हमारा होता है, फॉर्म से हमारा जो क्वेश्चन आया 21 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया कि आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ आपको फॉर्म के बारे में नहीं बताना कि फॉर्म होता क्या है, आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाना है कि ये बेसिकली ये फॉर्म ये है। तो क्या बताना है? क्रिएट एन HTML कोड। आपको HTML कोड को यूज़ करना है, क्रिएट करना है एक वेब पेज जिसके अंदर क्या हो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसके अंदर फॉलोइंग डिटेल्स हो: यूज़र नेम, यूज़र के डेट ऑफ बर्थ, यूज़र एड्रेस, यूज़र जेंडर, यूज़र ईमेल आईडी, यूज़र मोबाइल नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बनानी है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने से पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें हमारे एक टेक्स्ट फील्ड होती है और एक लेबल होता है। जो हमारी टेक्स्ट फील्ड होती है वो हम किस चीज़ के लिए लेते हैं? इनपुट एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट, कि आप अपना इनपुट दे सके, यूज़र का इनपुट चाहिए तो आप किस में देते हैं? टेक्स्ट फील्ड में। जो आप लेबल होता है कि आप जैसे यूज़र का नेम, तो ये क्या, जो हम यूज़र नेम लिखेंगे, यूज़र ID लिखेंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे 10 नंबर में पूछा जा चुका है। तो हमने क्या, ये हमें किस में लिखना है? ये हमें बॉडी टैग के अंदर लिखना है। जैसे कि आपने HTML का कोड कभी भी लिखा होगा, तो जो भी कोड लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाता है? बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। बॉडी टैग का अगर ओपनिंग टैग है तो यहाँ क्या होगा? इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमें क्या बनाना है? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? H1 हेडिंग का यूज़ किया, जिसमें हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैं आपको बताती भी रहूँगी कि इसका आउटपुट क्या क्या आएगा। ये H1 फॉर्म हमने H1 हेडिंग हमने बना ली है। तो जो हमारा वेब पेज बनेगा उसके ऊपर हमारी पहली हेडिंग क्या आएगी? ये हमारा आउटपुट है। मैं आपको बताती रहूँगी कि लाइन बाय लाइन इसका क्या मीनिंग है। तो इसका क्या आएगा? ये हमारा आउटपुट में स्क्रीन पे शो होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म H1 टैग, जैसे हम इसको लाइव करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? एक हमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए हमें जैसे पता है टेबल के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम फॉर्म के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। ओपनिंग टैग होगा तो क्लोजिंग टैग भी होगा। अब मैंने आपको बताया फॉर्म में हमारी दो चीज़ होती है, एक तो लेबल होता है और एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड होती है। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए पहले हमें लेबल बताना पड़ता है कि हम लेबल में क्या कर रहे हैं। लेबल 4 इज इक्वल टू, अब फॉर में आपको यहाँ क्या लिखना होता है कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने पहले हमें बताना है यूज़र नेम, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? यूज़र नेम। अब यहाँ जो आप लिखेंगे वो आपको वेब पेज पे शो होगा। यहाँ क्या लिखा है? एंटर योर नेम, एंटर योर नेम एंड देन क्लोजिंग टैग लेबल का। तो अब जैसे आपको इसको लाइव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपको ये आएगा लेबल में लिखा हुआ एंटर योर नेम। ठीक है, अभी आपका आ गया। अब आपको इसके आगे क्या चाहिए? एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैंने यहाँ क्या बताया? इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप कैसा होना चाहिए? आपको वहाँ टेक्स्ट चाहिए, आप लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा? इनपुट टाइप, यहाँ हमारा टेक्स्ट होगा और यहाँ आप क्या देते हैं? एक ID देते हैं। ID इक्वल टू ID और 4 में जो आप लिखेंगे ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो 4 में आपने क्या लिखा? यूज़र नेम। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? यूज़र नेम। ठीक है, अब यहाँ आपके सिंपल अब क्या बन जाएगी कि यहाँ आपकी इस तरीके से टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी जहाँ आप ये नेम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इन दो लाइन का मीनिंग हुआ। अब हमें क्या चाहिए? अगर हम अभी हम टैग यूज़ कर रहे हैं BR टैग का यूज़, 2 BR टैग का। इसका मतलब अगर हम BR टैग का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या आएगा? जो भी हम करेंगे वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो हमने क्या किया? BR टैग का यूज़ किया। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जो कि हमने उसकी हेडिंग लिख दी है। पहला कि आपको यूज़र की नेम लेना है, तो हमने यूज़र का नेम ले दिया।
फिर उसने उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, आपको यूज़र की एंटर करानी है डेट ऑफ बर्थ। तो आप यूज़र की एंटर कराएंगे डेट ऑफ बर्थ, वही लेबल 4 इज इक्वल टू क्या, डेट, मतलब डेट। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कराना चाह रहे हैं, एक लेबल बना रहे हैं जिसका आपने नेम दिया है डेट। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, चूज योर DOB या डेट ऑफ बर्थ, आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं। DOB आप पूरा लिखिए, यहाँ लेबल का क्लोजिंग टैग। तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा, आप जैसे इसको लाइव करेंगे यहाँ आएगा चूज योर DOB, ठीक है, यहाँ इतना आ गया। अब क्या आप DOB लिखते हैं, नहीं, आपको चूज करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, इनपुट टाइप। अब जैसे हमने लिखा था इनपुट टाइप क्या, टेक्स्ट लिखा था, तो इसका मतलब क्या, जो हमारे इनपुट जो हमारी फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, टेक्स्ट फील्ड आएगी। लेकिन यहाँ मुझे चाहिए इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप क्या चाहिए, डेट, और ID इक्वल टू ID, और लेबल में जो होता है वो सेम होता है, बार बार आपको बता रही हूँ। अब इनपुट टाइप डेट जैसे आपने लिखा है, तो आपको जैसे ही आप इसको लाइव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ ऐसी टेक्स्ट फील्ड मिलेगी। यहाँ लिखा होगा आपको मतलब मंथ, यहाँ होगा डेट, यहाँ होगा ईयर, YYYY, और यहाँ होगा आपको एक सिंबल जैसे जिसमें होगा कैलेंडर, जो कि आप उसको टच करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, आपको पूरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उससे आप चूज करके लिखेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। अब नेक्स्ट ये आता है आपको एंटर योर एड्रेस। अब एड्रेस के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही जैसे आपने एंटर योर नेम के लिए किया है, 4 इज इक्वल टू क्या, एड्रेस। फिर यहाँ आप क्या लिखेंगे, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, और यहाँ क्या होगा, इसका क्लोजिंग टैग होगा। अब जैसे आप इसे लाइव करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखा आ जाएगा, BR टैग का यूज़ करेंगे, याद रखें BR टैग का यूज़। ये थोड़ा भी मतलब ऐसे लिखा है, लेकिन आप जब आपको नोट्स मिलेंगे तो प्रॉपर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा इस तरीके से लिख रही हूँ, एंटर योर एड्रेस। अब यहाँ आ गया, ये हमारा लेबल हो गया। हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। टेक्स्ट फील्ड हमें कैसी चाहिए, उसका टाइप क्या चाहिए, टेक्स्ट, कि हम उस पर लिख सकें। तो टाइप कैसा चाहिए हमें इसका, टेक्स्ट, और उसे एक ID देंगे। ID किसके इक्वल होगी, जो हमें लेबल में देंगे, तो वो क्या होगा, ADDRESS, इसका मतलब एड्रेस के इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारी एक एड्रेस फील्ड आ गई, ठीक है। अब एड्रेस, अब नेक्स्ट उन्होंने पूछे कि एड्रेस के बाद आप क्या कराइए, आप उनको जेंडर पूछे कि सेलेक्ट कराइए उनका जेंडर, कि वो मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक लेबल का यूज़ किया, ठीक है, लेबल 4, एक हमने इसका नाम लग दिया सेलेक्टर, सेलेक्टर 1, जिसमें आएगा चूज योर जेंडर। क्या लिखा हमने, चूज योर जेंडर, और क्या कर दिया, ये क्लोज कर दिया लेबल। तो यहाँ क्या आएगा, जैसे आप लाइव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, चूज योर जेंडर। अब ये तो आ गया। अब आपको चूज कैसे करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ कुछ मल्टीपल ऑप्शंस करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। किसका, अब देखो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से इसमें क्या करेंगे, आप सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट नेम इक्वल टू क्या, क्योंकि आपको वहाँ ये कोड रन करके नहीं दिखाना, 10 नंबर में आएगा, तो इसलिए मैं आपको इस पे लिख कर दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बिल्कुल जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको वहाँ पे भी एज इट इज़ आपको वहाँ लिखना होगा। तो आप कॉपी पे लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जैसे ऑनलाइन करेंगे आप या VS कोड पे रन करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ आपके पास कुछ नहीं होगा, वहाँ आपको पेन और पेपर ही होगा, तो वहाँ आपको अच्छे से इस तरीके से लिखना है। तो इसलिए मैं आपको लिख लिख के बता रही हूँ कि आपको थोड़ा याद हो जाए। यहाँ कह रहे हैं सेलेक्ट नेम इक्वल टू, क्या सेलेक्ट करना है हमें, जेंडर सेलेक्ट करना है, और जेंडर की ID किसके इक्वल होगी, जो आपने लेबल की दी है। तो यह क्या दिया है, सेलेक्टर 1, ठीक है। अब यहाँ सेलेक्टर ओपन कर दे तो सेलेक्टर यहाँ क्लोज भी होगा, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब ये सेलेक्टर हो गया। अब इसके अंदर क्या होगी, सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन भी तो होने चाहिए, कि सेलेक्ट किसको करेंगे, अब ऑप्शन भी तो होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नेम इज इक्वल टू, ऑप्शन नेम नहीं, ऑप्शन वैल्यू, यहाँ आती है वैल्यू, यहाँ सेलेक्टर में आता है नेम, ऑप्शन में आती है वैल्यू। अब वैल्यू आप कुछ भी दे दे, जैसे मैंने दे दी यहाँ मेल, और यहाँ लिखेंगे मेल, और यहाँ आएगा ऑप्शन क्लोज्ड। इसी तरीके से मेल, फिर उसी तरीके से फीमेल का ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है।
फीमेल, देन यहाँ क्या आएगा फीमेल और क्या ऑप्शन क्लोज, देन आप किसके लिए करेंगे ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू अदर, ठीक है, अदर, देन अदर एंड ऑप्शन क्लोज। अब आपने क्या बता दिया, अब ये अब आपने बता तो दिया, लेकिन इसका आउटपुट भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। चूज योर जेंडर, ठीक है, यहाँ आएगा। अब सेलेक्टर से ये एक सेलेक्टर बन गया है, ठीक है, यहाँ क्या बन गया सेलेक्टर, यहाँ इस तरीके से होगा। सेलेक्टर में आप यहाँ क्या लिखा होगा, सबसे पहले आपने ऑप्शन में क्या लिखा है मेल, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ अदर ऑप्शन आ जाएंगे कि मेल हैं, आप मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा और अदर भी आएगा। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा होगा। सेलेक्टर से क्या बना, एक सेलेक्टर जनरेट हुआ इस तरीके से। अब इसमें जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपको पता चल गए कि मेल है, फीमेल है और अदर है। अब नेक्स्ट है आपको एंटर योर ईमेल। अब हमें क्या करना है, यूज़र की ईमेल करानी है। अब ईमेल को करानी है आपको सिंपल क्या करना है, लेबल 4 इज इक्वल टू ईमेल। अब आप ईमेल कर दें वैसे ही जैसे ही आपने एंटर योर यूज़र नेम किया इसी तरीके से कर दे, एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल। अब हम जिस तरीके से किया उसी तरीके से आप इसको क्लोज कर दीजिए और लेबल हो गया। फिर आप आपको इनपुट टाइप बताइए, इनपुट टाइप किस तरीके का हो, इस पर आपको टेक्स्ट होगा कि आपको, क्योंकि टेक्स्ट में लिखना है। आईडी आपकी इससे मैच करेगी तो वो क्या हमारी ईमेल, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा। अब हमारे इसके बाद क्या होता है, यूज़र की ईमेल हमें एंटर करानी थी, तो सेम जैसे हमने नेम एंटर कराया उसका, लेबल का और टेक्स्ट का इनपुट टाइप बिल्कुल सेम ही ऐसी, हमें सिर्फ इसका नेम चेंज करना था कि एंटर योर ईमेल, इस तरीके से ईमेल वाला हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमें जो यूज़र है उसका हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर एंटर कराना है। तो हमने लेबल का यूज़ किया, लेबल 4 इक्वल टू मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर से हमारा क्या हुआ आउटपुट, एंटर योर मोबाइल नंबर हमारा लेबल में आ गया। देन हमें टेक्स्ट फील्ड बनाने, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू मोबाइल नंबर। आईडी और 4 आप हमेशा याद रखिए दोनों सेम होनी चाहिए, तो इससे हमारा क्या बना मोबाइल नंबर ये हुआ। अब हमारा जो फाइनल आउटपुट आया वो हमारा कुछ इस तरीके से आया, जो हमारा फाइनल आउटपुट आया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंटर योर नेम, चूज योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर एड्रेस, चूज योर जेंडर, एंटर योर ईमेल, एंटर योर मोबाइल नंबर। 10 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना था आपको। बस इसमें आपको क्या करना, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि 4 और आईडी दोनों सेम होनी चाहिए, किस तरीके से लेबल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं। डेट अगर करना हो तो डेट के लिए आप इनपुट टाइप डेट यूज़ करते हैं, या आपको कुछ और सेलेक्टर को सेलेक्ट मतलब कुछ भी सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप सेलेक्टर टैग का यूज़ करते हैं। सेलेक्टेड टैग के अंदर भी आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन टैग का यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हर साल जो भी क्वेश्चन आता है HTML से वो आपको फॉर्म क्रिएट करने का ही आता है। अब वहाँ आपको ऐसे ही बता के बनाना होगा सब चीज़ें, ये पूरे एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख कर फिर आपको आउटपुट अच्छे से बताना होगा कि ये हमारा आउटपुट फाइनल आउटपुट आया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप HTML फॉर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS के फुल फॉर्म क्या, जैसे HTML की फुल फॉर्म थी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी तरीके से CSS की फुल फॉर्म के कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML हमारी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चर के लिए, और जो हमारी CSS यूज़ होता है वो हमारी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसकी स्टाइलिंग के लिए। जैसे कि इसका नाम है स्टाइल शीट, कि क्या है कि स्टाइल शीट है। जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, आपने एक ड्राइंग बनाई, वो क्या है HTML, कि आपने उसको बना दिया है तो उसको एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। जो आप उसमें कलर करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, उसमें स्केचेस पेन वगैरह यूज़ करेंगे, तो वो क्या CSS, आप उसकी ब्यूटी को इंक्रीज कर रहे हो, उसमें कुछ स्टाइल कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारा CSS का काम। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले। CSS क्या डिस्क्राइब करते हैं कि HTML के जो भी एलिमेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के ऊपर, पेपर और इन अदर मीडिया। स्क्रीन के ऊपर, पेपर के ऊपर या अदर मीडिया के ऊपर हमारे HTML एलिमेंट किस तरीके से डिस्प्ले होंगे। CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेज। जो CSS हमारे यूज होता है स्टाइल वेब पेजेस के स्टाइल के लिए, डिज़ाइन के लिए और लेआउट के लिए, वही जो मैंने आपको बताया। अब CSS हमारी 3 टाइप की होती है, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। अब हमारे 21-22 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एडवांटेजेस ऑफ CSS, क्या एडवांटेजेस हैं क्या। तो CSS सेव टाइम, ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है, हमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता किसी भी अपने स्ट्रक्चर, HTML के स्ट्रक्चर को या किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम नॉर्मली करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो CSS की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने टाइम को सेव करते हैं।
पेजेस लोड फास्टर, जो हमारे लोडिंग करते हैं हम पेजेस की, वो क्या होते हैं, फास्टर होती है। और इजी मेंटेनेंस, इजीली हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब सेलेक्टर इन CSS, अब क्या करते हैं, HTML का हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया है। अब जो हमने स्ट्रक्चर में बनाया उसको हम सेलेक्ट करने के लिए, अगर जैसे कि हमने, मैं आपको एग्जांपल के लिए देती हूँ कि हमने H1, ठीक है, H1 टैग बनाया कि HTML फॉर्म्स, ठीक है। अब ये हमने बना दिया है। अब इसका मुझे कलर करना है ब्लू। अब कलर वगैरह आ रहा है तो यहाँ क्या है, स्टाइलिंग की बात आ रही है। इसका मतलब हम कलर वगैरह के लिए इन सब में क्या, इतना तो पता चल गया कि हमें इसका कलर करना है, कलर चेंज करना है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, CSS क्यों, क्योंकि CSS हमारे बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, स्टाइलिंग के लिए। तो अब आप इसको स्टाइल करने के, आप इसको सेलेक्ट भी तो करेंगे, आप बताएंगे कि हाँ इसका आप क्या कर दीजिए, आप इसका कलर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए, ठीक है, ब्लू कर दीजिए। अब आपने कलर इसका ब्लू तो कर दे, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा CSS में कि आप H1 की बात करें, H1 तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट, यहीं से इनको सेलेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेलेक्टर्स, कि हम किसी भी एलिमेंट्स को, HTML के एलिमेंट्स को किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, ID एंड क्लासेस। ID क्लासेस हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल सेलेक्टर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए उसके बेस्ड ऑन उसके नेम पे, कि उसके एलिमेंट का नेम क्या है, उसकी ID क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेलेक्टर। नेक्स्ट होता है कॉम्बिनेशन सेलेक्टर। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्ट करता है वो एलिमेंट को बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम, कि वो ये देखता है कि किस किस एलिमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के बेस पे क्या करता है, एलिमेंट्स को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। जो हमारा क्लास और ID वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ ही होते हैं। हम सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेशन सेलेक्टर, ये तो सिर्फ ऐसे कि थ्योरी में आ जाए आप लिख दे, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप क्लास और ID का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम मोस्टली क्लास और ID का ही यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। अब हमारा क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि वही हमारा H1 हमारा टैग है। H1 टैग में हम क्या लिख दें, हम जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम्स, तो हम क्या लिख दें, फ्रेम्स। ये हो गया हमारा H1, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा HTML पार्ट की स्ट्रक्चर के लिए पार्ट आ गया। अब हमें इसको, ये हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है कि इसका कलर हम क्या कर दें, रेड कर दें। जो हमारा इसका टेक्स्ट कलर है फ्रेम का, जो हमारे लिखा हुआ है तो उसका कलर क्या है, वेब पेज पे रेड आए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम पहले क्लास का यूज़ करते हैं, तो H1। अब हम इसको बताएंगे कि हमने इसको क्लास क्या दी है, तो क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्लास इज इक्वल टू, हमने क्लासेस को कुछ भी दे सकते हैं, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको दे दिया हेड, ठीक है, ये मैंने इसको क्लास का नाम दे दिया। यहाँ क्या दे दिया मैंने, फ्रेम्स, और क्लोजिंग टैग H1। यहाँ क्या दे दिया मैंने, इसे क्लास दे दी, किसी क्लास का नाम क्या है, हेड। अब हम ये तो HTML में मैंने लिख दिया कि इसका क्लास का नाम क्या है, हमारा हेड। अभी मुझे CSS में इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ मैं हेड नहीं लिखूंगी, यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले इसका नोटेशन, क्लास यूज़ कर रहे हैं तो डॉट, क्लास का नाम हेड, ठीक है। देन उसका कलर, कि आप किस कलर की बात करें, कि उसका कलर कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर कर दीजिए रेड, या कोई और सा कलर कर दीजिए वो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसकी क्लास। और इसी को ही अगर हम ID से यूज़ करते वही, तो H1 ID क्या है, इसकी हेड। सिर्फ इनकी नोटेशंस अलग हैं, वरना ये सेम है। जैसे हम H डॉट से करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हैश हेड, क्या कर दें आप, इसका कलर रेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे इसका ये एग्जाम्पल था कि ID और क्लास का हम क्या यूज़ करते हैं। सिंपल किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आप अगर कोई भी HTML एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्लास का नाम देना पड़ेगा, कुछ भी दे सकता हम क्लास का नाम। उसको आप CSS में इम्प्लीमेंट करेंगे किससे, डॉट सिंबल से, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, डॉट सिंबल से। और अगर ID का यूज़ करें तो वो किस तरीके से करेंगे, हैश, ठीक है। अगर डिफरेंस आता है कि 2 नंबर में क्लास और ID में क्या है, तो स्पेसिफिकली आप क्या बता सकते हैं कि क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ID को रिप्रेजेंट करते हैं हैश से। ये हमारे दोनों यूज़ होते हैं हमारे HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, कि स्पेसिफिक एलिमेंट को हमें HTML में उसमें चेंजेस करना है, कुछ उसमें स्टाइलिंग के लिए। और हम इनको सेलेक्ट किस लिए करते हैं, स्टाइलिंग के लिए, ठीक है।
ये होता है हमारे कुछ सेलेक्टर, 4 टाइप ऑफ सेलेक्टर, सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेशन सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। मेजरली आपको किस पे फोकस करना है, क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज CSS कमेंट्स। कमेंट्स आपको पता है कमेंट क्या होता है, कमेंट हमारे वो कोड होता है जो हमारे एग्जीक्यूट नहीं होता, जो सिर्फ हम अपने एक्सप्लेनेशन के लिए रखते हैं कि अगर हमने जैसे कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो वो हमें लिखना पड़ जाता है। अब हम एक नोटबुक में क्या लिखें, हम वहीं उसको कमेंट में लिख लेते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है, कि अगर हम दोबारा इस कोड को देखें तो हमें दिक्कत ना हो। तो वही पार्ट जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिसे ब्राउज़र जो है वो इग्नोर कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम कमेंट्स। वही होते हैं हमारे CSS में कमेंट्स। CSS में क्या सभी में कमेंट सेम ही होते हैं। CSS में क्या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी में भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कोई भी पढ़ी होगी तो उसमें कमेंट्स आते ही आते हैं, कमेंट सेम ही होते हैं हर उसमें। जो ब्राउज़र इग्नोर करता है, जो आप सिर्फ अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, अपनी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें लिखते हैं, वो होता है हमारा कमेंट्स। अब कमेंट्स हमारे होते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रेम्स, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 22-23 में पूरे 10 नंबर में पूछा जा चुका है कि फ्रेम्स है क्या। अब हम बढ़ते हैं फ्रेम्स की तरफ। फ्रेम्स है क्या, इट कैन डिस्प्ले 1 और मोर देन 1 HTML डॉक्यूमेंट इन सेम ब्राउजर विंडो। ये क्या कहता है, फ्रेम्स हमारे ये कहता है कि ये डिस्प्ले करेगा एक से ज़्यादा HTML डॉक्यूमेंट को सेम ब्राउज़र विंडो पे। आपका सेम ब्राउज़र है लेकिन आपके जो HTML डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों क्या क्या हैं, अलग, लेकिन उनको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा एक ही ब्राउज़र पे, एक ही विंडो पे। तो जैसे कि A.HTML, B.HTML, ये फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट फ्रेम है। तो ये क्या करेंगे, ये भी HTML डॉक्यूमेंट है, .HTML इसका एक्सटेंशन होता है HTML का, तो .HTML इसका मतलब क्या है, ये दोनों HTML फाइल्स हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये दोनों क्या है, फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, ये दोनों क्या अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हम फ्रेम्स की मदद से हम इसको क्या कर पा रहे हैं, दोनों को सेम ब्राउज़र पे क्या कर पा रहे हैं, डिस्प्ले कर पा रहे हैं। समझे आप, बिल्कुल सिंपल है कि हमारे 2 अलग अलग है, A.HTML, B.HTML, फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, जो हमारे दोनों क्या है, दोनों HTML, फ्रेम 1 क्या है HTML डॉक्यूमेंट है, फ्रेम 2 क्या वो भी HTML डॉक्यूमेंट है, लेकिन दोनों डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स है। उनको हम क्या करने के लिए, ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराने के लिए, दोनों को सेम ब्राउज़र पे, ये नहीं है डिफरेंट पे तो हम करा सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेम ब्राउज़र पे उनको डिस्प्ले कराना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फ्रेम्स का यूज़ करेंगे। ईच आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फ्रेम। हर HTML डॉक्यूमेंट के देखो, A.HTML क्या है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट ही है, तो हम A.HTML को क्या बोल रहे हैं, एक फ्रेम बोल रहे हैं। B.HTML को क्या बन रहे हैं, दूसरा फ्रेम बोल रहे हैं। अगर C.HTML हो तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको तीसरा फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, एंड ईच फ्रेम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब कोई भी फ्रेम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। सो कितने भी नंबर ऑफ फ्रेम्स हो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो नहीं कि किसी पे डिपेंड करें, नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं। एक HTML डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम सेट हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम सेट टैग यूज़ करते हैं ब्राउज़र पे उसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, कौन सा टैग, फ्रेम टैग। अब बॉडी टैग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जो होता है हमारा बॉडी टैग रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको बॉडी टैग की ज़रूरत पड़े आपको HTML डॉक्यूमेंट, HTML मतलब इसको डिस्प्ले करने के लिए। जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे दोनों, जिनको हम फ्रेम्स बोल रहे हो, अगर आपको उनको डिस्प्ले कराना है ब्राउज़र विंडो पे तो आपको बॉडी टैग की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ्रेम्स के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट क्या है फ्रेम सेट के, उसके अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज़ आपको पता है रोज़ क्या मतलब, रोज़ होती हैं, फ्रेम्स होता है, कॉलम्स होते हैं, फ्रेम बॉर्डर होता है, बॉर्डर कलर होता है, नेम होता है, ये सब क्या है इसके एट्रीब्यूट। जैसे रोज़ की बात करें तो यही हमारी रोज़ 1 2, तो इस तरीके से रोज़ हो गई। कॉलम की बात करें 1 2 3, तो इस तरीके से ये कॉलम हो गए। नेक्स्ट आता है फ्रेम का बॉर्डर की, ये फ्रेम्स हैं कि मतलब क्या ये A.HTML एक है, B.HTML, C.HTML, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फ्रेम 1 है, ये हमारा क्या है, वो हमारा फ्रेम 2 है, ये हमारा क्या है, फ्रेम 3 है। इसी तरीके से सेम A.HTML, B.HTML एंड C.HTML, ये क्या है, हमारा फ्रेम 1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम 2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम 3 है।
तो ये क्या है, फ्रेम सेट का यूज़ करके हम इसको रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। फिर क्या, फ्रेम का बॉर्डर, इनका बॉर्डर के भी बता सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी बता सकते हैं और उनका नेम भी बता सकते हैं। ठीक है, अब रोज, अब ये एट्रीब्यूट हो गया, मैंने एक एक एट्रीब्यूट का अच्छे से डिफाइन किया। इट डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू रो वाइज, वही मैंने बताया कि जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि हमारे क्या करता है, ब्राउजर विंडो को किस में कर देता है, रो वाइज डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा रोज के अंदर क्या पड़ता है, इट डिवाइड ब्राउजर विंडो इनटू रो वाइज, ब्राउजर विंडो को क्या कर देता है, रो वाइज डिवाइड कर देता है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया HTML, ठीक है। अब वही बॉडी टैग का हमें यूज़ नहीं करना, तो हमने क्या किया है, HTML। अब क्लोजिंग टैग है तो ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग की HTML, HTML के तो अंदर हम बात करें फ्रेम्स की, तो यहाँ आ गया ये ओपन टैग, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं, मैंने बताया कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं। क्या फ्रेम सेट टैग हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ब्राउजर को डिवाइड करने के लिए, कि आपको रो वाइज डिवाइड करना है, कॉलम वाइज डिवाइड करना है, तो फ्रेम सेट हमारा यूज़ होता है उनको डिवाइड करने के लिए। HTML टैग ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी हो गया। अब मैंने आपको बताया फ्रेम सेट हम यूज़ करते हैं, फ्रेम सेट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ब्राउजर को डिवाइड करने के लिए, कि आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। तो फ्रेम सेट रोज, ये क्या बता रहा है, रोज क्या बता रहा है कि आप फ्रेम सेट को किसके बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, रोज के बेस पे। तो रोज अब हमने क्या बताया 30% 70%, इसका मतलब क्या, जो हमारी ब्राउजर है पूरा वो क्या टोटल क्या है 100% है हमारा ब्राउजर। 100% में से हमने क्या करा 30% 70%, 30 + 70 = 100%। इसका मतलब हमने एक रो बनाई है जो कि हमारी 30% लेगी और दूसरी क्या है 70%। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब एक फ्रेम 1 क्या बता रहा है, इसमें फ्रेम 1 क्या बता रहा है, जैसे कि अब इन्होंने देखो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। तो हमारा क्या बताया कि एक इन्होंने 30%, हमने क्या किया, इसे 30% में डिवाइड कर दिया और 70% में हमने परसेंटेज बता दिए। तो हमारा जो फ्रेम 1 होगा वो 30% में होगा, फ्रेम 2 होगा वो हमारा 70% में होगा। तो यहाँ जो फ्रेम 1 लिखा हुआ है और फ्रेम 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फ्रेम 1 और फ्रेम 2 क्या है, यहाँ HTML डॉक्यूमेंट्स है। ये a.html है और ये क्या है, ये b.html है। तो हमने पूरे ब्राउजर की विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो टोटल क्या होती है 100% होती है। एक 30% में डिवाइड कर दिया, एक 70% में डिवाइड कर दिया। किसका यूज़ करके, फ्रेम सेट का यूज़ करके। फ्रेम सेट अगर हम रोज़ की बात कर रहे हैं तो रोज़ में बात करेंगे, तो रो का हमने बता दिया कि किस तरीके से करना है, इसके अंदर ही लिखेंगे कि आपको क्या करना है, 30% में एक डिवाइड करना है और दूसरा क्या करना है, आपको 70% में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से। नेक्स्ट किया फ्रेम सेट रोज, इसमें भी हमने रोज को डिवाइड करा है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या लिखा है, फ्रेम सेट रोज, ये तो आपको पता चल गया कि रोज में हम डिवाइड कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, एक को मैंने 30 में डिवाइड किया है और एक को मैंने क्या किया 10 में डिवाइड किया है, और फिर मैंने ये साइन लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया, एस्टेरिक का साइन लगा दिया, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे टोटल, मैंने आपको क्या बताया, ब्राउज़र 100% उसकी हाइट विड्थ होती है, उसका हमने रो वाइज डिवाइड किया है कि ये हमारी पहली रो है जो कि हमारी क्या है, फ्रेम 1 है, जो कि हमारी 30% है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, फ्रेम 1। अब नेक्स्ट क्या हमारी 10% है, 10% कम होगी तो ये हमारी 10% है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रेम 2। और एस्टिक का मतलब क्या है, जो हमने ये सिंबल का यूज़ करा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिमेनिंग रह गई है वो टोटल क्या है हमारा फ्रेम 3, जो हमारा रिप्रेजेंट करा है एस्टिक से। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसमें डिवाइड करते हैं रोज को। इसी से फिर रोज के बाद आता है हमारा क्या, कॉलम। इसी तरीके से कॉलम, सिंपल रोज और कॉलम में क्या है कि हाँ रोज है, यहाँ कॉल्स COLS हम इसका यूज करें, इसका मतलब कॉलम। अब इसमें क्या किया है, इट डिवाइड ब्राउजर विंडो कॉलम वाइज, वो क्या करता है ब्राउजर की विंडो को किस में डिवाइड करता है, कॉलम वाइज डिवाइड करता है। HTML वही फ्रेम सेट कॉल्स 33 33 34, मतलब एक 33 एक 33 एक 34 में डिवाइड कर दिया कॉलम वाइज। ये रहा, जैसे मैंने बता दिया, ये a.html b.html c.html। अब इसमें क्या क्या है, फ्रेम SCR = a.html, इसका मतलब क्या है, हमने इसमें कि 30% में हमारी कौन सी HTML डॉक्यूमेंट आएगा, a.html। फ्रेम्स B में क्या आएगा, जो हमारा 33% है, b.html।
फ्रेम SCR मतलब थर्ड वाले में क्या आएगा C.HTML। इसमें हमें फाइल्स को बताना पड़ता है कि हमें कौन सी कॉलम में हमारी कौन सी फाइल मतलब HTML डॉक्यूमेंट कौन सा आएगा। तो इसमें हमें फ्रेम SCR का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि A.HTML। इसमें हमने ये नहीं बताया कि हमने कौन कौन से A.HTML B.HTML, सिर्फ हमने इसमें फ्रेम्स बना दें कि फ्रेम्स 1 है, ये फ्रेम 2 है। कॉलम वाइज अगर आप कभी भी मतलब ये मैंने बताया है कि आप फ्रेम्स में कभी भी आपको बताना हो कि ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट ये इस जगह इस रो में रहेगा, ये इस कॉलम में रहेगा, तो आप क्या लिखें फ्रेम SCR इक्वल टू A.HTML, उस HTML डॉक्यूमेंट का नाम लिख दें जो आपको उसके अंदर कराना है। ठीक है, अब फर्स्ट 33% तो A.HTML 33 से मैप्ड हो गया, 33% B.HTML से, 34 C.HTML से। तो जैसे कि हाँ ये बता रहे हैं कि हाँ कौन सी फाइल, यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट है A.HTML, यहाँ B.HTML, यहाँ C.HTML डॉक्यूमेंट्स है कॉलम वाइज। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा AK ट्यूब 21-22 से या 22 से इसमें पूछा जा चुका है। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक वेब पेज डिज़ाइन करना है जिसमें 3 वर्टिकल कॉलम हो और उनका बैकग्राउंड कलर हो रेड, ब्लू, ग्रीन रेस्पेक्टिवली। इसी की बेस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ कि हमें एक डिज़ाइन करना है इंडियन फ्लैग बाय यूजिंग फ्रेम्स। फ्रेम का यूज़ करके आपको क्या करना है कि इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन करना है। अब हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको इंडियन फ्लैग डिज़ाइन करना, तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ कैसे होता है, रो वाइज होता है, 3 कलर होते हैं, एक ऑरेंज होता है, एक वाइट होता है, एक ग्रीन होता है। इस तरीके से कुछ हम करेंगे। तो हमने क्या बनाया, A.HTML फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट बताया जिसका नाम हमने बताया कि उस फाइल का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है या उस फाइल का नाम क्या है, A.HTML। ठीक है, HTML क्लोज ओपनिंग टैग तो क्लोजिंग टैग। अब आपको जब भी आप A.HTML मतलब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ तो बॉडी टैग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप फ्रेम्स के अंदर बात करेंगे वहाँ आपको बॉडी टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अगर आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बात करें तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी बॉडी टैग की, आप ध्यान रखें। तो A.HTML आप क्या बता रहे हैं, एक फाइल HTML डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है A.HTML, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि A.HTML के अंदर हमने क्या किया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दिया ऑरेंज। क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया उसका, ऑरेंज। इसी तरीके से B.HTML में हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मतलब वाइट ही चाहिए हमें, तो हमने नहीं दिया। आप दे भी सकते हैं BG कलर इक्वल टू वाइट। ठीक है, ऐसे हमने A.HTML डॉक्यूमेंट बताया, B.HTML, इसी तरीके से C.HTML जिसका हमने बैकग्राउंड कलर किया ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास A.HTML कि हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है A.HTML, उसके अंदर क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ऑरेंज। मेरे पास क्या है, एक B.HTML है जिसका हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट। एक हमारे पास क्या है, C.HTML है जिसका हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन। अब हमारे पास कलर्स तो आ गए, ठीक है, इसके अंदर यही कलर है, इसके अंदर ये कलर HTML डॉक्यूमेंट के है। अब हम क्या करेंगे, अब मेन HTML में जाएंगे हम, main.html, इसका मतलब अब मेन HTML के अंदर आ गए हैं। तो वहाँ आपने क्या करा, वही फ्रेम सेट का यूज़ करा। अब आप फ्लैग जब बनाएंगे तो क्या ये कॉलम वाइज ऐसे थोड़ी करेंगे, रो वाइज करेंगे ना, कि क्या है, रोज ही तो होती हैं कि आपको रो की ज़रूरत है, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, अब हमने क्या करा, रोज बनाई, फ्रेम सेट रोज, जैसे कि हम फ्रेम सेट का यूज़ करके रोज बनाते हैं। तो क्या किया, 30%, 40% और 30%। इसका मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, 3 रोज बना दिए, A1, A2, A3। ठीक है, ये हमने 3 रोज बना दिए, जो कि फर्स्ट है हमारी 30%, नेक्स्ट है हमारी 40% और ये क्या है हमारी 30%। चलो फ्रेम सेट के अकॉर्डिंग हमने ये बना तो दिया, लेकिन क्या ये फ्लैग लग रहा है, नहीं, तब तक इसमें कलर नहीं होगे, तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये फ्लैग है। तब हमने क्या किया, A.HTML के अंदर ऑरेंज कलर, B.HTML वाइट कलर, C.HTML के अंदर ग्रीन कलर। अब क्या करना हमें, मैंने क्या बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट को, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को आपको बताना हो कि हाँ इस रो में ये वाला HTML डॉक्यूमेंट या HTML फाइल हम यूज़ करेंगे या इंपोर्ट करते हैं इस तरीके से। तो आपको किस चीज़ का, कौन से टैग का यूज़ करना पड़ेगा, फ्रेम SCR इक्वल टू, आप कौन सी फाइल को कर रहे हैं, A.HTML की, हमारे फर्स्ट रो में कौन सी HTML डॉक्यूमेंट या HTML फाइल आना चाहिए, A.HTML। इसके अंदर A.HTML आ गया, फिर नेक्स्ट में इसलिए इसी तरीके से हमने B.HTML आ गया, फिर C.HTML आ गया। अब A.HTML के अंदर क्या है, ऑरेंज कलर, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, ऑरेंज कलर। फिर यहाँ क्या हो गया हमारा, वाइट कलर। फिर यहाँ क्या हो गया हमारा, ग्रीन कलर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडियन फ्लैग रेडी हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी सिंपल है, वर्टिकल कॉलम, जहाँ मैंने रोज का यूज़ किया वहाँ आप कॉलम बता दें, कॉलम का सेम 30, 40
30 यही सम करें और कलर को चेंजेस कर दें, तो हमारे क्या होगी, एक वेब पेज तैयार हो जाएगा जिसके अंदर 3 कॉलम है जिनका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड, ब्लू और ग्रीन। सिंपल। ये क्वेश्चन मतलब फ्रेम से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया था 22-23 में थ्योरी भी पूछी जा सकती है। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको कोड भी पूछा जा चुका है, 22-23 में पूछा जा चुका है आपको सेम कोड यही, ठीक है। और ये मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेम का, तो ये आप बहुत अच्छे से कर ले। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा DHTML मतलब डायनामिक HTML। DHTML स्टैंड फॉर डायनामिक HTML, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम HTML। अब क्या होता है, इसके पीछे क्या रहा है, HTML आ गया, तो क्या समझते हैं हम कि ये HTML से रिलेटेड है? नहीं, ये HTML से टोटली डिफरेंट है। इसका नाम है डायनामिक HTML, मतलब इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक HTML, जो कि डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है किससे, HTML से। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड DOM। डॉक्यूमेंट डॉम के फॉलो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर CSS HTML भी होगी, DHTML के अंदर HTML भी होगी स्ट्रक्चर के लिए, CSS होगी स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट और डायनामिक कंटेंट के लिए, डॉम का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें हम 4 टेक्नोलॉजी या 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और डॉम। इन चारों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, DHTML यानी डायनामिक HTML। द प्रॉपर्टीज ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड डॉम हेल्प्स टू मेकिंग डायनामिक कंटेंट। ये हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, डायनामिक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। DHTML इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड एनिमेटेड वेबसाइट। ये हमारी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जिससे हम इंटरैक्टिव और एनिमेटेड वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, विच इज जनरेटेड इन रियल टाइम, ऑल्सो नोन एज डायनामिक वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स को हम डायनामिक वेबसाइट्स भी बोलते हैं। क्योंकि अब DHTML को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि DHTML के एग्जाम्पल, जैसे पहले जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द रीडर। अब जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि जोग्राफिकल, जैसे कि आपको एक परचेज करना है लैपटॉप। हम मान लेते हैं कि आपको मैकबुक खरीदनी है, तो आपको मैकबुक परचेज करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे, अमेजन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे। तो मैंने माना आप अमेजन पे गए हैं मैकबुक को परचेज करने के लिए, हाँ कि मुझे मैकबुक ये लेनी है। अब क्या हुआ, एट दैट टाइम आपको पता है कि जैसे आज हम मान लेते हैं कि आज 10 है, 10 ऑफ अप्रैल है, तो 12 अप्रैल को क्या होने वाली है, सेल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्या क्या है, 12 अप्रैल को एक हमारी सेल स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारी सेल स्टार्ट होगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्राइम मेंबर के लिए। जैसे कि हमारा होता ही होता है कि प्राइम मेंबरशिप जिनके पास होती है उनके लिए सेल एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। आज क्या है 10, 12 को हमारी क्या होने वाली है, हमारी सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आज की डेट में क्या है, हमारी जो मैकबुक जो हम लेना चाह रहे हैं, मैकबुक लाइट, उसकी कॉस्ट है 1,20,000। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के लिए मान रही हूँ, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है ये। मतलब मैंने माना कि उसकी आज कॉस्ट क्या है 1,20,000, और 12 को हमारी क्या होने वाली है, 12 अप्रैल को हमारी सेल स्टार्ट होने वाली, जो हमारी क्या प्राइम मेंबर्स के लिए होने वाले। उस टाइम वो उसकी कॉस्ट आज से 1,20,000 से कितने होने वाले, 92,000 होने वाली है, ठीक है। ठीक है, अब हमने ले लिया। अब इसमें डायनेमिक प्राइस कंटेंट क्या है, ठीक है। अब हमने प्राइम मेंबरशिप की, हमने क्या किया, हमें परचेस करना है एक लैपटॉप जिसका नाम है मैकबुक लाइट। किससे करा, अमेजन से करा। आज की डेट में क्या है, वो 1,20,000 का है। 12 को किसका हो जाएगा, वो हमारी जो सेल स्टार्ट होगी उसके बाद वो किसका हो जाएगा, प्राइम मेंबर्स के लिए 92 का हो जाएगा। फिर वो आफ्टर कुछ दिन बाद 14 अप्रैल को कितना जाएगा, 1,10,000 का हो जाएगा। तो ये एक हमने सिनेरियो तैयार किया कि हाँ ये इस तरीके से। अब इस पे क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन। अब जैसे आपने प्राइम मेंबर है आपने कर लिया, तो वो क्या है, अब ये जो प्राइजेस चेंज हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक डायनामिक कंटेंट है जो कि डेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे कि टाइम ऑफ डे, जैसे मैंने इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है टाइम ऑफ डे। इसका मतलब ये क्या है कि टाइम और डेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं। तो प्राइस क्या है, ये हमारे डायनामिक कंटेंट है जो कि हमारे डेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कि आज 10 अप्रैल है तो आज क्या 1,20,000 का है। 12 अप्रैल है तो उस दिन क्या है, सेल स्टार्ट होने वाली प्राइम मेंबर्स के लिए, उस दिन 92,000 का है। फिर 14 को 2 दिन बाद या 1 दिन बाद 15 को क्या है, सब के लिए स्टार्ट होने वाले, तो उस दिन क्या हो गया, 1,10,000 का हो गया। तो ये क्या है, प्राइस जो है एक हमारा डायनामिक कंटेंट है जो कि अपने डेट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से, जैसे कि दिल्ली में हम मंगाएंगे तो आपके क्या है, डिलीवरी चार्ज क्या लगेगा, 50 रुपये। मैं मानती हूँ कि 50 रुपये लगेगा। हैदराबाद रहते हैं, वहाँ लगेगा 150 रुपये।
आप जर्मनी, आप गुड़गांव रहते हैं तो वहाँ क्या लगेगा आपका 200 लगेगा। आप पंजाब रहते हैं वहाँ आपका 150 लगेगा। आप कहीं और रहते हैं, अदर सिटीज़ में रहते हैं तो अलग अलग किसी और सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ का प्राइस अलग होगा। तो ये क्या, ये जो प्राइस है, जो डिलीवरी चार्ज का प्राइस है, ये क्या जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि आप दिल्ली रहते तो 50 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज लग रहा है, आप हैदराबाद रहते तो 100 रुपीज़ लग रहा है, आप गुड़गांव रहते हैं तो 150 लग रहा है, आप पंजाब रहते हैं तो 200 लग रहा है। तो अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस क्या है, एक डायनामिक कंटेंट है जो कि अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यही है हमारा DHTML, इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए इसमें बता दिया जो हमने परचेज किया है लैपटॉप का। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा DHTML। ये बस इसमें जो भी मतलब पूछा अगर इसमें जाएगा तो आपको DHTML के बारे में कि डिफाइन कर दीजिए आज DHTML, तो 2 नंबर से मैक्सिमम 2 नंबर से पूछा जाएगा 2 नंबर में ये मैक्सिमम। तो आई होप अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका पार्ट 2 मैंने जैसे आपको बताया, पार्ट 2 में हम XML एंड DTD के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।